हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 की हिस्ट्री के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर का नाम है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य। तो देखिए, इस चैप्टर में नाम से पता चल रहा है औपनिवेशिकता। देखिए, उपनिवेश का अर्थ ये होता है कि कोई से देश का कोई स्थान किसी दूसरे देश के नागरिकों द्वारा संचालित किया जाता हो तो उसे उपनिवेश कहते हैं। तो हमारे भारत के वे नगर जो अंग्रेजों के अधीन थे, जहाँ पर अंग्रेजों का शासन चलता था, वो नगर कैसे थे और नगर योजनाएं कैसी थी और उनका स्थापत्य कैसा था, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए, ये जो इंडियन हिस्ट्री का जो अंग्रेजी शासन वाला जो चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और देखिए, ये बेसिकली आधुनिक भारत इतिहास का एक पार्ट है। तो एनसीईआरटी के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास को अंत तक देखिए और एनसीईआरटी के अन्य क्लासेस भी देखिए, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो और ज़्यादा क्लियर हों। और रिवीजन के तौर पर यदि आप इन क्लासेस को देखोगे तो वो छोटे से समय में आप एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर जनसंख्या के केंद्रीकरण और अपने विशाल भवनों, शाही शोभा और समृद्धि के लिए जाने जाते थे। तो देखिए, 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो मुगलों ने बड़े बड़े शहर बनाए थे, तो उन शहरों में ज़्यादातर जनसंख्या निवास करती थी और उनके भवन विशाल थे और वो सुख समृद्धि और शाही समृद्धि के प्रमुख केंद्र भी थे। शाही समृद्धि का अर्थ यह है कि वहाँ पर वो सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं जो एक राजा के लिए और एक प्रजा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी। शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र मुगल साम्राज्य में कौन थे? आगरा, दिल्ली और लाहौर। तो मुगल साम्राज्य में 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे जो शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे, वो थे आगरा, दिल्ली और लाहौर। दक्षिण भारत में भारत के नगरों जैसे मदुरई और कांचीपुरम में मुख्य केंद्र मंदिर होता था। तो दक्षिण भारत में जैसे उत्तर भारत में और मध्य भारत में मुगलों द्वारा बनाए गए बड़े शहर थे आगरा, दिल्ली और लाहौर, ऐसे ही दक्षिण भारत में जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन होते थे? मंदिर होते थे। देखिए, वास्तव में हम इस चैप्टर में अंग्रेजों का भारत में आगमन वाला जो पार्ट है हिस्ट्री का, वो पढ़ेंगे। आगे हम बात करें, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने पहले मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित कर लिए थे, यानी अपनी कंपनियां स्थापित कर ली थी, अपने व्यापार केंद्र स्थापित कर लिए थे। पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी में और डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में और अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 में और फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी में, जो आज का जो पुदुचेरी है, वहां पर उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो एक क्रम भी होता है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर सबसे बाद में कौन आए? फ्रांसीसी आए। पुर्तगालियों ने पणजी में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया, डचों ने मछलीपट्टनम में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया, अंग्रेजों ने मद्रास में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में किया गया। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जो जनगणना थी वो कब की गई? 1872 में। और इसके बाद 1881 से दशकीय हर साल 10 वर्ष में होने वाली जो जनगणना है उसकी एक नियमित व्यवस्था बन गई। तो दशकीय जो जनगणना है वो कब से बनी है? 1881 से। और जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? जनगणना की शुरुआत हुई थी 1873 से। भारत में शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकले आंकड़े एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कंपनियों को भी स्थापित करना शुरू किया गया। तो अगर नगरों का विकास करना था तो नगरों में रेल कंपनियों की भी स्थापना हुई और रेलवे नेटवर्क का जाल भी बिछाया गया। आगे पॉइंट बात करें, 18वीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता, बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने इन्हीं बस्तियों में बनाए। यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से इन बस्तियों की क्या की गई? किलेबंदी भी कर दी गई। तो देखिए, बम्बई, कलकत्ता और जो मद्रास थे, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक केंद्र भी बनाए और व्यापार केंद्र बनाने के साथ साथ उन्होंने अपनी बस्तियों के चारों ओर किलेबंदी भी की और किलेबंदी करने का उद्देश्य भारत में पैर जमाना भी था और सुरक्षा भी थी।
ब्रिटिश आबादी के प्रमुख इलाके थे। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट। तो ब्रिटिश आबादी कहाँ पर थी? मद्रास में तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और मुंबई में क्या था? फोर्ट स्थापित अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। एक शब्द है पैट। देखिए ये पूछा जा सकता है आपसे, इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है बस्ती। पैट का क्या अर्थ होता है? बस्ती होता है, जबकि पुरम शब्द गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो पैट शब्द का अर्थ क्या है? पैट एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बस्ती, और पुरम शब्द का अर्थ होता है गांव। चौल चौल ये बहुमंजिल इमारत होती थी। इसमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयां बनाई जाती थीं। यह बम्बई में बनाई जाती थी और इन इमारतों में बहुत थोड़ी सी जगह में बहुत सारे परिवार रह सकते थे। तो देखिए आप वर्तमान में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हो तो वहाँ पर बहुत सारे परिवार रहते हैं। तो ऐसे ही चौल भी उस समय क्या थी? बहुमंजिला इमारतें बनाई गई थी, और वो एक एक कमरे वाली जो मतलब 1 BHK फ्लैट मान सकते हो उसका आप। और यह बम्बई में भी बनाई बनाई गई थी, और इन इमारतों में बहुत कम जगह में बड़े परिवार रह सकते थे, बहुत सारे परिवार रह सकते थे। यूरोपीय और भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग क्वार्टर बनाए गए थे। उस समय के लेखन के अनुसार व्हाइट टाउन यानी गोरा शहर और ब्लैक टाउन काला शहर के नाम से उद्धृत किया जाता था। तो जहाँ पर अंग्रेज रहते थे वहाँ पर उस जगह को व्हाइट टाउन कहा जाता था, और जहाँ भारतीय लोग रहते थे उनको ब्लैक टाउन के नाम से जानते थे। औपनिवेशिक शहरी विकास का खास पहलू छावनियों की तरह हिल स्टेशन थे। हिल स्टेशन फौजियों को ठहराने, सरहद की चौकसी करने और दुश्मन के खिलाफ हमला बोलने के लिए औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्थान थे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आधुनिक नगर विभाजन की शुरुआत औपनिवेशिक शहर कलकत्ता से हुई। तो इस तरह के जो आधुनिक नगर है, औपनिवेशिकता के जो नगर थे उसकी शुरुआत जो थी वो कहाँ से हुई थी? कलकत्ता से हुई थी। बम्बई में नव गौथिक शैली का चलन बढ़ता चला जा रहा था। 20वीं सदी में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई, जिससे भारतीय और यूरोपीय देशों की शैलियों के तत्व थे। इस शैली को इंडो सारासेनिक शैली का नाम दिया गया। तो देखिए इंडो सारासेनिक शैली, यदि आपसे पूछा जाए कि इंडो सारासेनिक शैली क्या है, तो इंडो सारासेनिक शैली है कि भारतीय और अंग्रेजों यूरोपीय वासियों की जो शैली का जो मिश्रण है उसको इंडो सारासेनिक शैली के नाम से जाना जाता है। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप तो था, जबकि सारासेन शब्द यूरोपीय के मुसलमानों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ की मध्यकालीन इमारतों, गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों से यह शैली काफी प्रभावित हुई, और यह ज्यादातर मद्रास में फली फूली। तो इंडो सारासेनिक जो शैली है वो कहाँ पर फली फूली? मद्रास में। अगला पॉइंट है 1911 में राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया? 1911 में। किसके लिए बनाया गया? राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए बनाया गया। यह परंपरागत गुजराती शैली का बेहतरीन नमूना है। गुजराती शैली का क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना हुआ है? ये गुजराती शैली में बना हुआ है। औपनिवेशिक काल में 3 प्रमुख बड़े शहर विकसित हुए: मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। देखिए मुगलों के काल में जो 3 प्रमुख शहर थे वो थे आगरा और आपका दिल्ली और लाहौर थे। और औपनिवेशिक काल में 3 बड़े शहर के कौन कौन से थे? मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। ये तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। बाद में शासन के केंद्र बने, जिन्हें प्रेसिडेंसी शहर कहा गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले यहाँ पर व्यापारिक केंद्र बनाए, फिर किले बनाए, फिर उन पर कब्जा कर लिया, अपना उपनिवेश बनाया, और वहां से क्या करने लगे? ये शासन करने लगे। शहरों का महत्व इस बात पर निर्भर करता था कि प्रशासन और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ है, क्योंकि वहीं रोजगार व व्यापार तंत्र मौजूद थे। कस्बा विशिष्ट प्रकार की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। यहाँ पर शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक, शासक रहते थे। एक प्रकार से शाही शहर और ग्रामीण अंचल के बीच का स्थान था। तो कस्बा क्या था? विशिष्ट प्रकार की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। यहाँ पर शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक, शासक रहते थे, और एक प्रकार से ये शाही शहर और ग्रामीण अंचल के भी क्या थे? केंद्र थे। मुगलों द्वारा बनाए गए शहर प्रसिद्ध थे जनसंख्या के केंद्रीकरण, अपने विशाल भवनों, अपनी शाही शोभा और समृद्धि के लिए।
आगरा, दिल्ली, लाहौर प्रमुख थे जो शाही प्रशासन के केंद्र थे। शाही शहर किलेबंद होते थे। उद्यान, मस्जिद, मंदिर, मकबरे, सराय, बाजार, महाविद्यालय सभी किले के अंदर होते थे। विभिन्न दरवाजों से आने जाने वालों पर नियंत्रण रखा जाता था। उत्तर भारत के मध्यकालीन शहरों में कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी नगर के आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून बनाए रखता था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोतवाल कौन था? ये कोतवाल एक राजकीय अधिकारी था जो आंतरिक मामलों और कानून को बनाए रखता था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल सत्ता कमजोर हो जाती है, क्षेत्रीय शासक मजबूत हो जाते हैं। दिल्ली, आगरा, लाहौर का स्थान लखनऊ, हैदराबाद, नागपुर और तंजौर शहर ने ले लिया। तो 18वीं शताब्दी में जब मुगल सत्ता कमजोर होती है तो और क्षेत्रीय सत्ता जब हावी होती है तो उस समय लखनऊ, हैदराबाद, नागपुर, तंजौर जो शहर थे वो प्रमुख शहर बन जाते हैं उत्तर भारत में। अंग्रेजों के ज़माने में औपनिवेशिक शहर बेहिसाब आंकड़ों जानकारियों के संग्रह पर आधारित था, जिसमें मानचित्र और जनगणना का प्रमुख स्थान था। प्रारंभ के वर्षों से ही औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तैयार करने पर खास ध्यान दिया, क्योंकि सरकार का मानना था कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए इलाके पर बेहतर नियंत्रण होना चाहिए। शहर के विकास की योजना बनाई जानी चाहिए। व्यवसाय बढ़ाने तथा उसकी संभावना तलाश करने के लिए नक्शे जारी किए जाने चाहिए। सबसे पहले अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास कब किया गया? 1872 में सबसे पहले जनगणना होती है। 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद नियमित जनगणना होती है, जिससे शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य व्यवस्था, जनसंख्या के फैलाव पर नियंत्रण किया जा सकता था। वार्षिक नगरपालिका कर वसूला जा सकता था। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब होती है? 1853 में। जमालपुर, वाल्टेयर, बरेली जैसे रेलवे नगर भी अस्तित्व में आए। यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से अंग्रेजों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट बनाए। तो ये सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए गए थे। औपनिवेशिक काल में कानपुर, जमशेदपुर ही सही मायने में औपनिवेशिक शहर थे, क्योंकि ये उत्पादन केंद्र थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि औपनिवेशिक काल में उत्पादन के केंद्र कौन से थे, तो वो थे कानपुर और जमशेदपुर। नए शहरों में सामाजिक जीवन में बदलाव आए। क्लर्क, वकील, शिक्षक, अकाउंटेंट के रूप में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। स्त्रियां नई भूमिका में शिक्षा और नौकरानी तथा कामगारों का एक नए वर्ग ने वहां पर क्या लिया? जन्म लिया। तो ये सभी चेंजेस कहाँ पे आए थे? औपनिवेशिक शहरों में आए थे। और भारत धीरे धीरे ग्रामीण व्यवस्था से शहरी व्यवस्था की ओर आगे बढ़ने लगा। औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण की 3 शैलियां प्रचलन में आईं। पहली नवशास्त्रीय नियो क्लासिक शैली, जिसमें बड़े-बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणित संरचना पाई जाती थी। बम्बई का इसके उदाहरण है बम्बई का टाउन हॉल, एल्फिंस्टन सर्कल। दूसरी है नव गॉथिक शैली, जिसमें ऊंची उठी हुई छत, नोकदार मेहराब, बारीक साज सज्जा देखने को मिलता है, जैसे सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई का उच्च न्यायालय। तीसरी शैली है इंडो सारासोनिक शैली, जिसमें भारतीय और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण था। इसका प्रमुख उदाहरण है गेटवे ऑफ इंडिया और बम्बई का ताजमहल। तो 3 शैलियां अंग्रेजों के शासनकाल में हमें देखने को मिलती हैं। जो औपनिवेशिक शहर का जब निर्माण होता है तो वहाँ पर 3 शैलियों का क्या होता है? विकास होता है। और अलग-अलग इनकी क्या है जो संरचना है, महत्वपूर्ण संरचना है, वो बनाई जाती हैं अंग्रेजों के द्वारा। आगे हम बात करें, सन 1900 से 1940 तक नगरीय जनसंख्या 10% से 13% हो गई। 18वीं शताब्दी के अंत तक मद्रास, बम्बई, कलकत्ता महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुए। यातायात के नए साधनों जैसे ट्राम, बसें, घोड़ा गाड़ियां इत्यादि ने लोगों को घरों से दूर काम करने के लिए आसान बना दिया। कई भारतीय शासकों ने यूरोपीय भवन निर्माण शैली को आधुनिकता तथा सभ्यता का प्रतीक माना। इस शैली के भवन बनाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों को क्या कहा जाता था? ब्लैक टाउन। और अंग्रेजों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? व्हाइट टाउन। और एक इम्पोर्टेंट बात, पैंठ एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता था बस्ती, जबकि पुरम शब्द का अर्थ इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? गांव के लिए। तो इस तरह से दोस्तों, जो अंग्रेजों का भारत में आगमन था और औपनिवेशिकता की ओर भारत का जाना और भारतीय नगरों का, औपनिवेशिक नगरों का उदय होना, इन सभी के बारे में हमने फास्टली चर्चा की। आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यदि यदि आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है उनकी अन्य क्लासेस को आप जरूर देखिए। तो आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा है जहाँ पर हिस्ट्री का उपयोग होता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।